क्लास को देते, जितने भी आर्टिकल्स पढ़े थे, कोई भी किसी को भी कोई दिक्कत हो उसमें, तो उसको हम लोग फिर से डिस्क्राइब करेंगे, फिर अगला पढ़ेंगे जो भी आज पढ़ना है। ठीक है। क्या होता है, एक दो दिन केवल समझने में टाइम लगता है। अच्छा हुआ तुमने जल्दी बोल दिया, बहुत लोग 3-4 दिन संकोच करते रहते, फिर बोलते हैं कि नहीं अब कहा जाए कि थोड़ा स्पीड ज्यादा है, तो टाइम निकल जाता है। अच्छा हुआ कल किसी ने बोला, कल कौन आया था, कहते कि नहीं आज तो गड़बड़ हो गया पूरा, तुमने चलो कल धीमा पढ़ दे। तो जो भाई, सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एसएचएम। एसएचएम को डिस्क्राइब किया, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में एसएचएम को सॉल्व करना शुरू किया। तो इसमें बताया गया 4 अलग अलग केसेस जिसमें इक्विलिब्रियम फाइंड आउट किया गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम है तभी हम एसएचएम की बात करते हैं। और ऐसे कैसे कितने केस निकल के आए थे, 2 आए थे, एक तो अलोंग एक्सिस और एक अलोंग बाइसेक्टर। अलोंग एक्सिस क्या आया था, 2 पॉजिटिव चार्ज और बीच में भी पॉजिटिव चार्ज रखा हो, और अगर बीच में नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं तो वो बाइसेक्टर के लॉन्ग आ रहा है। तो बताओ ये सारे केसेस क्लियर हो गए थे। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी किसी ऑयल ड्रॉप का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, बेसिकली वो कुछ नहीं है जो बार बार अलग तरीके से मिलता है, उसी को हमने बोला कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड है और यहां अगर आपको कोई भी ड्रॉप सस्पेंड करना है, के वेट को बैलेंस करने के लिए आपको एक फोर्स चाहिए। अब फील्ड अगर अपवर्ड न्यूमेरिकल में दे रखा है तो हम इसको पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, और यहां पर जो फोर्स आ जाएगा क्यू का अपवर्ड, अरे आएगा ना। तो हम लोग ये देखते हैं एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। जो पहला वाला फोर्स था एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो पेयर ऑफ चार्जेस के लिए हुआ। ये जो है ये फील्ड फोर्स है, मतलब एक्सटर्नल फील्ड में अगर चार्ज को रख रहे हैं तो फोर्स निकालने का तरीका वो चार्ज इनटू वहां का फील्ड मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको उस जगह पर फोर्स पता हो जाएगा। फिर यहां बोला गया कि भाई इक्विलिब्रियम पे होने के लिए क्या होना चाहिए, क्यू ई इक्वल टू एम जी। और यहाँ पर बहुत सारी बातें करी गई कि कितना चार्ज हो, कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें कि ये इक्विलिब्रियम पे आए। इसी का उल्टा वाला केस ये बता दिया गया कि अगर फील्ड इस तरीके का दे रखा हो और इस चार्ज पार्टिकल को हमें फ्रीली सस्पेंड कराना है तो क्या हो जाएगा, क्या इसको सबसे पहली बात है कि नेगेटिवली चार्ज करना पड़ेगा तभी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये इससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस हो गए। हमने बोला कि भाई Q इक्वल टू आप एन ई ले सकते हैं, E इक्वल टू V बाई डी एक फॉर्मूला होता है, इस पर बेस भी बन सकता है, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी पर बात करी जा सकती है। तो ये अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हो गए। इन सब का जो थीम है वो ये है कि एक्सटर्नल फील्ड में ऑयल ड्रॉप अगर इक्विलिब्रियम पर है तो किस तरीके से उसको प्रोसीड करते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने बात करी प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस की। मेरे हिसाब से शायद इनको केवल डिक्टेट ही करना था कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रहा है, प्लस माइनस रखे होंगे तो एक से निकलता है दूसरे पे एंटर करता है ना, क्लोज लूप नहीं बनाता है। कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। आगे जाके पढ़ेंगे ईएमआई में, जहां पर वो क्लोज लूप बनाने वाला फील्ड भी होता है, वो फ्लक्स चेंज की वजह से आता है। तो अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्ज कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। कैसा होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। कंजर्वेटिव में क्या बात करते हैं, वर्क डन राउंड द ट्रिप जीरो होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इस तरीके की बातें आती हैं। अरे आती ना। फिर बोला दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को पास नहीं कर सकती हैं। तो पास नहीं करेंगी तो अंदर फील्ड जीरो हो गया। और एक बात इससे एसोसिएट किया था कि कंडक्टिंग सरफेस को जो फील्ड लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलरली होती हैं, तो फील्ड का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो परपेंडिकुलर बनाता हुआ आएगा। आगे जाके हम ये भी देखेंगे कंडक्टिंग जो ऑब्जेक्ट होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, तो फील्ड लाइंस क्या होती हैं उसको 90 डिग्री पर आएंगी जब पोटेंशियल पढ़ेंगे। ये बात आई। उसके बाद हम लोगों ने देखा, इसके बाद क्या आया था, ग्राफ, चार्ज का ग्राफ। तो ग्राफ को तो हमने ये आपको बताया था कि भाई आप इसे सिंपली, जिसको मैथ्स या अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है तो हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज का फर्स्ट एंड थर्ड में और सेकंड इसका 2 एंड 4 में। अगर हमें थोड़ा समझने के लिए भी जाना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम दैट फील्ड बनाता है। ठीक है, तो कन्वेंशनली अगर ये पॉजिटिव हमने एज्यूम किया हुआ है इस तरफ, तो क्या इस तरफ नेगेटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो जरा देखो, इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड यहां बन रहा है, और जब हम इसके पास से इधर जा रहे हैं तो फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव में कम होती जा रही है। पॉजिटिव में फील्ड का कम होना, क्या ऊपर ये पॉजिटिव है,
और इधर नेगेटिव है, यानी फील्ड का कम होना क्या इस तरीके से आ जाएगा? अरे आ जाएगा। चलो इसको इस तरीके से देखो, इधर फील्ड कैसा है, नेगेटिव है। अब यहाँ पर फील्ड ज्यादा नेगेटिव होगा, जैसे जैसे दूर आएंगे वैसे वैसे कम नेगेटिव आता जाएगा। अरे आएगा ना। तो नेगेटिव फील्ड किधर बना, इस तरफ बना, तो ऐसे। ठीक है, या फिर आप फर्स्ट एंड थर्ड और सेकंड और फोर्थ की बात कर सकते हैं। इसके बाद हमने कहा कि कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम मैथ से सॉल्व करने बैठते हैं तो उसके आंसर्स जल्दी से मिलते नहीं है, तो हम लोग ग्राफ से सॉल्व करते हैं और एक लाइन में क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आता है। तो ये फर्स्ट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। हमने बोला कि अगर एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ चलेंगे तो फील्ड के नेचर को बताना है कि फील्ड कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस, नहीं। तो इसमें क्या बात कर सकते हैं, भाई यहां से चल रहे हैं तो यहां पर फील्ड ज्यादा है, फिर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, क्या फील्ड और कम होता जा रहा है? तो हम ये बोल सकते हैं यहां से यहां तक फील्ड कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। अगर इसी में एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव हो गया, यानी फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड और फोर्थ, इसमें बोला जाए तो यहां से यहां तक चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, फील्ड कम हो रहा है, फिर फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ऐसे करके बात हो गई। ठीक, ये हो गया ग्राफ। अब इसमें एक चीज और बोली थी कि अगर ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड सिमिलर ना हो, जैसे Q1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q2, तो जो छोटा वाला चार्ज है उसकी तरफ ये जो जीरो मिल रहा है, जब इक्वल थे तो मिड पॉइंट पे मिल रहा था, और अनइक्वल होंगे तो क्या छोटे वाले चार्ज की तरफ ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ग्राफ में जिसका बिहेवियर इससे मिलता जुलता होगा वही टिक कर देंगे, क्योंकि ग्राफ प्लॉटिंग नहीं करनी, चार ग्राफ में आइडेंटिफाई करना है कौन सा सही है, तो मोस्ट करेक्ट की तरफ इस तरीके से जाते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद बात आई रिंग की एक्सिस पर फील्ड की। तो रिंग की एक्सिस पर फील्ड आप ही लोगों ने फॉर्मूला बताया, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो हमने ये कहा कि भाई ये रिंग है, और जो फील्ड होता है अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है प्लस क्यू और आर, तो जो फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम दैट होगा दोनों तरफ। एक्सियल डिस्टेंस, सेंटर से ये डिस्टेंस एक्स की दे रखी, इस पॉइंट पर आपको बताना है फील्ड कितना होगा। तो फील्ड के लिए हमने फॉर्मूला बताया, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या अलग अलग पॉइंट्स पर हम फील्ड पता कर सकते हैं कितना होगा? हमसे कहा जाए कि मैक्सिमम फील्ड बताइए कहां होगा, तो E एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है। अब हम बात नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम कह रहे हैं कि किसी भी फंक्शन की अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, जीरो करो, जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन हो जाएगी मैक्सिमम की, और मैक्सिमम वैल्यू पता करनी तो क्या करना है, वो वैल्यू उठा के इक्वेशन में रख देंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू। तो इसके लिए डीई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या कंडीशन निकल के आ रही थी, प्लस माइनस आर अपॉन, यानी सिमेट्री से एक पॉइंट इधर मिलेगा और एक पॉइंट इस तरफ मिलेगा। फिर हमने कहा कि इसमें नियर पॉइंट्स, फार पॉइंट्स, सेंटर पर फील्ड के बारे में बताइए। तो सेंटर पर क्या किया, एक्स इक्वल टू जीरो रख दिया। नियर पॉइंट्स के लिए फील्ड कैसा था, एक्स इज लेस देन आर है, तो क्या एक्स स्क्वायर इससे और कम होगा, अरे होगा। तो क्या हम इस डिनोमिनेटर में, इसमें क्या इस पूरे को हटा के आर स्क्वायर रख सकते हैं, तो आर अंडर रूट जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, तो क्या फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। फिर आपसे बोला गया फार पॉइंट्स के लिए एक्स इज ग्रेटर देन आर, यानी स्क्वायर, तो इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, अरे आएगा ना। तो E इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी फील्ड जो होगा वो एक्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये रिंग फार पॉइंट्स के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरीके बिहेव करेगा और फील्ड ऐसा आएगा। इस स्पेसिफिक केस के लिए जिसमें नियर पॉइंट्स में जो फील्ड आ रहा था ऐसा, इसमें हमने शायद एसएचएम की बात करी थी, क्योंकि एसएचएम के लिए भाई नेसेसरी कंडीशन है कि फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए देखो क्या आ जाएगा, ये आपको बताया गया कि रिंग है और रिंग के सेंटर पर अगर कोई चार्ज ले रहे हैं, कैपिटल क्यू प्लस क्यू का चार्ज, तो क्या ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे है, बोलो भाई, है। अगर हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये वापस यहां आ पाएगा, अगर हल्का सा डिस्प्लेस किया तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड इधर, फोर्स इधर, क्या ये वापस इधर चला जाएगा, यानी
अनस्टेबल हो गया, इसकी बात नहीं करेंगे, हमने इसको डिस्कस किया था, माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू में अगर एक्स का डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है तो क्या फोर्स इस पर इस तरफ लगेगा? क्योंकि इसका फील्ड इधर हो गया, नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है। ये फोर्स इधर लगा तो यहां पर आएगा, इसमें वेलोसिटी आएगी, फिर क्या इधर भगेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज। क्या इन पोजीशंस के लिए बाउंडेड मोशन हो गया, टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट करेगा। तो हमें नहीं पता कि ये एसएचएम होगा, हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि अगर ये एक्स की वैल्यू आर के कंपैरिजन में स्मॉल है तो क्या ये जो फोर्स आ रहा है एफ इक्वल टू क्यू इंटू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 नेगेटिव। इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। क्या फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है, यानी एसएचएम होगा। एसएचएम है तो बाकी बात करनी नहीं है, पीरियोडिक ऑसिलेटरी होना ही होना है। लेकिन अगर यही डिस्टेंस एक्स स्मॉल ना हो जाए, लार्ज डिस्टेंस हो जाए, तो क्या ये ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा? हो सकता है हो जाए, पीरियोडिक हो सकता है, बट एसएचएम की बात नहीं करें। एसएचएम केवल स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए ही होगा जहां पर फोर्स लीनियर वे पर आए। लीनियर कहां आएगा? नियर पॉइंट्स के लिए। इतनी बात आ गई। उसके बाद इसी में कुछ और चर्चा। ग्राफ बनाया था इसका। ग्राफ कैसा बना था? बीच में स्ट्रेट लाइन, फिर आगे जाके ये इधर इन्फिनिटी चला जा रहा था। अरे जा रहा था ना। और क्या आया था? हाँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने तीन बातें करी, लैम्डा, सिग्मा और रो। मेरे हिसाब से अगर इनको ना भी डिस्क्राइब करें तो आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है इतना तो फैमिलियर है कि ये लेंथ के लिए होता है, ये सरफेस के लिए होता है, और ये वॉल्यूम के लिए होता है। क्यों? जो कि अभी तक हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्मली चार्ज किया जाए या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज किया जाए तो उसके कुछ तरीके हैं। लेंथ इन्वॉल्व है, तो इसमें जो चार्ज दे सकते हैं, हो सकता है हर जगह पर यूनिफॉर्मली चार्ज हो सकता है चार्ज यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हो, फिर धीरे धीरे क्या हो जाए? कम हो जाए। जैसे कि ये लेंथ दे रखी है और लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर है, तो क्या ये ओरिजिन है 0 0 और ये L0। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या हो गई? कम। जैसे जैसे जा रहे हैं इधर तो क्या चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो रही? नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से ही हम लोगों ने इंटीग्रेशन का यूज किया था, एलिमेंट वगैरह लेके। अगर ये यूनिफॉर्म होता तो क्या हम डायरेक्टली एल से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते? अरे कर लेते ना। तो आपको कुछ बातें अलग से क्या बताई गई, जैसे डिस्क है, डिस्क पे जब हम एलिमेंट डिस्कस करते हैं तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है? आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का जब एलिमेंट कट किया जाता है तो इसका एरिया लिखना होता है। एरिया लिखने का तरीका क्या है? इसको कट करके सीधा करेंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। जिसको जैसे याद हो, मुझे इस तरीके से याद है, हम ऐसे बात कर रहे हैं, आपको और कोई तरीका हो नहीं, 2 πr इंटू डी आर ऐसे कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? डीए का जो एरिया हो जाएगा 2 πr इंटू डी आर। क्या यही बात इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट थी? रेस्ट तो इंटीग्रेशन था। बोलो। अगर इसी में हम लोग बात कर रहे हैं, एक सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग, आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट कट कर रहे हैं, तो इस डी आर थिकनेस के एलिमेंट में ये क्या कट के आ जाएगा? एक सेल कट के आ जाएगा। अरे आएगा ना। इसका एरिया देखो तो कितना, एरिया नहीं, वॉल्यूम देखो तो कितना आ जाएगा? डीवी 4 πr² इंटू डी आर। ये वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम हमें इस टर्म में पता है, तो क्या हम डी क्यू इक्वल टू रो इंटू डीवी रख सकते हैं? रो कैसा भी हो सकता है, रो में नहीं, रो इक्वल टू रो नॉट 1/r, रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। अब ये तो फंक्शन के ऊपर है, वो कैसा होगा उसको रखेंगे। मेन जो थीम है, कहां पर अपने को केयरफुल रहना है, उसके बाद रेडियस में पूरी में इंटीग्रेट कर देंगे और आपको टोटल चार्ज पता हो जाएगा इस पे कितना आ रहा है। ठीक है। अब और क्या था, और बताते जाओ। तुम ही लोगों को बताना है, क्योंकि सुना तुमने ही होगा, हेडिंग तो सुनी होगी ना, बाकी अंदर का। अब हम लोग धीमा पढ़ेंगे, उससे क्या होगा? दोबारा नहीं पढ़ाना पड़ेगा। और क्या था? हम्म, आर्क का फील्ड। अब बताइए, आर्क के फील्ड में क्या बात हुई थी? एक आर्क है जो फील्ड सेंटर पर सबटेंड करता है 2k λ/r साइन α/2। अल्फा क्या हो गया? एंगल सबटेंडेड बाई आर्क।
अब आपको बताया गया है कि भाई जो फील्ड होता है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज आर्क है तो फील्ड जो होगा बाइसेक्टर से अवे फ्रॉम दैट होगा। तो एंगुलर बाइसेक्टर हो गया, ये 60 का एंगल है, 30 से इधर आ जाएगा। क्या करना है आपको, सिंपली 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, अल्फा की जगह पर ये जो गिवन एंगल है ये रखना है और आंसर निकालना है। अब ये तो एक सिंपल सी बात हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि एक सेमी सर्कुलर आर्क हो और इसमें हम क्या करें, यहाँ पर प्लस लैम्डा कर दें और यहाँ पर माइनस लैम्डा कर दें। तो इस वाले सेगमेंट का फील्ड हमें अलग निकालना पड़ेगा और इसका अलग निकालना पड़ेगा। इसका फील्ड कैसे आ जाएगा, क्या यहां से अवे फ्रॉम दैट? इसका फील्ड कैसे आ जाएगा, क्या यहां से अवे फ्रॉम दैट? क्या इसके बाद केवल और केवल वेक्टर करना है अपने को? बोलो भाई। तो आर्क पर बेस्ड, अब ये फिक्स क्वेश्चन हो गया ऐसा। अब कभी कभी क्या आता है, लैम्डा को चेंज कर दिया जाए क्यू के टर्म में, तो कुछ नहीं करना है। ये जैसे सपोज आर्क दे रखा है और इसमें प्लस लैम्डा दे रखा है। अब क्यू के टर्म में आंसर आ रहा है और हमने लैम्डा के हिसाब से निकाल रखा है, यही क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ कितनी है इसकी, पाई आर, जो गिवन हो उसी के बेसिस पर आप यहाँ पर क्यू को लैम्डा के हिसाब से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में जैसा जो क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। सारे फॉर्मूले कोई भी याद नहीं कर सकता कि नहीं इस फॉर्म में भी हमें याद हो, इस फॉर्म में भी याद हो। तो करेंगे क्या, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमें याद होना चाहिए, रेस्ट हम उससे मैनिपुलेट करके निकाल लेंगे आंसर। तो ये आ गया एक आर्क का। और बताइए, इतना ही तो था, इसी को हम लोगों ने थोड़ा तेज पढ़ लिया था। अब बात कर रहे हैं, अगर कोई एक रॉड है, चार्ज रॉड, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की। अब इसको बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ते जाएंगे, धीमे धीमे। आज एम ये है धीमे पढ़ना। नहीं नहीं, हमारे हिसाब से पढ़ना आपको है, पढ़ा आपको रहे, हमें अपने हिसाब से पढ़ना होता तो बात अलग की थी। इसी वजह से हमने पहले लेक्चर में बोल दिया था, जैसे ही आपको स्पीड में कुछ भी लगे आप बोलोगे, वो एडजस्ट हो जाए। वैसे भी इतना तेज कोई पढ़ाता है क्या? इतना तेज खुद से पढ़ा जाता है, पढ़ाया नहीं जाता। वो तो तुम लोग हो इस वजह से पढ़ा रहे हैं, तुम लोग पढ़ के आए हो पहले से। नहीं, पढ़ के आए, हम लोग रिवाइज ही तो कर रहे हैं इसको, लेकिन रिवीजन में भी थोड़ा कम रख के स्पीड को स्लो करते हुए। अब देखते हैं। तो अगर एक कोई रॉड है फाइनाइट लेंथ की, अब देखो जैसे फाइनाइट लेंथ की रॉड बनाई गई और बीच में थोड़ा ब्रेक भी लिया गया है ना रॉड ये। इसके एंड पॉइंट कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड कर रहे हैं। यहां से हमें डी डिस्टेंस पर पता करना है कि फील्ड कितना होगा। ये एंगल हो गया थीटा 1, ये हो गया थीटा 2, डी हो गई रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये देख के हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा फॉर्मूला कुछ हमने मैग्नेटिक में देखा था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। फिर उसमें फाइनाइट वायर ये हो गया, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, स्टैंडर्ड केसेस सारे डिस्कस करे। तो यहाँ पर भी उसी तरीके का है। तो इसमें जो फील्ड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके दो कंपोनेंट आते हैं, एक आता है ई एक्स, एक आता है ई वाई। ई एक्स कितना हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ई वाई हो जाएगा के लैम्डा अपॉन डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये थीटा 1 इधर से लिया हुआ है, तो ये करके ये वैल्यूज रखेंगे। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो क्या आया वो समझिए। इसमें पहले और थोड़ा देख लेते हैं, इनफाइनाइट वायर होता तब क्या हो जाता, अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो क्या ये वाला एंगल भी 90 और इधर भी 90? तो दोनों कंपोनेंट देखो 90 90, 2 2 के लैम्डा बाई डी 0। अरे होगा ना, सेमी इनफाइनाइट हो गया तब, देखो दो आंसर आ गए ना इसमें। थोड़ा यही ध्यान रखना, ये मैग्नेटिक से मिलता जुलता नहीं है, उसमें केवल एक कंपोनेंट आता है, यहाँ पर दोनों आएंगे। जैसे सेमी इनफाइनाइट वायर एग्जैक्टली इस एंड के सामने हमें फील्ड पता करना है, और ये वाला कहाँ है, तरफ √EX² या E√2 करके, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है। जो न्यूमेरिकल आया वो क्या पूछ रहा था कि एक 4 मीटर लेंथ का या 4 सेंटीमीटर लेंथ का वायर है, 3 सेंटीमीटर पर हमें फील्ड बताना है।
लैम्डा इसका दे रखा है, लैम्डा नहीं दे रखा होगा तो क्यू दे रखा होगा। अगर क्यू गिवन है तो क्या लैम्डा नहीं फाइंड आउट कर सकते इसमें? तो यहां पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। तो जरा ये देखो, ये वायर रखा हुआ है, जब वायर वर्टिकल है तो ई एक्स इधर है, ई वाई इधर है। अगर इस वायर को हॉरिजॉन्टल कर दें तो क्या कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड वही रहेंगे, लेकिन जो ई एक्स है वो ई वाई बन जाएगा? अरे बन जाएगा ना। तो इस पर जो फील्ड आएगा, क्या एक इधर आएगा और एक इधर आएगा? तो वैसे अगर देखते तो ई एक्स हमारा ये होता और ई वाई ये होता। लेकिन रॉड की प्लेसिंग के बेसिस पर क्या हम एक्स कंपोनेंट इसके करस्पॉन्डिंग इसको बोलेंगे? अरे बोलो भाई। अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये कुछ इस तरीके से एक्स है, ये वाई है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहां पर बताना है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड कितना होगा, तो क्या करना होगा हमें? के लैम्डा अपॉन डी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। वैल्यूज कैसे निकलेंगी? एक एंगल आ जाएगा 0, ये 5, दूसरा एंगल कितना आ जाएगा? 53। 3 4 5 का ट्रायंगल बन रहा है तो 53 37 करके वैल्यूज रखनी है, और वो अब बाकी काम आपका है। हो गया इतना। अब आगे आज पढ़ते हैं फ्लक्स आराम से। क्वेश्चंस बन रहे हैं ना? क्वेश्चन किए? देखने से क्वेश्चन बनने चाहिए। अगर आपने 50 करे हैं तो उसमें 5 6 नहीं आए चलता है, लेकिन 45 क्वेश्चन एटलीस्ट ये आना चाहिए कि हाँ हमने क्लास में पढ़ा है, ये ऐसे होता है। बाकी सॉल्व करेंगे, टाइम देंगे 2 4 मिनट, वो आ जाएगा। इस तरीके से आना चाहिए। फ्लक्स, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर गॉस थ्योरम के इसके एप्लीकेशन और गॉस थ्योरम का। तो ये नया पार्ट है फ्लक्स का। क्या होता है भाई फ्लक्स, कोई बताए? एरिया से पास, मतलब नंबर ऑफ फील्ड, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। कौन सी फील्ड लाइंस है? अगर मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम लोग बात कर रहे हैं फ्लक्स की एक जनरल बात, कि कोई भी अगर क्वांटिटी, बेसिकली जो फ्लक्स का जो मेन पर्पस था वो था कंटिन्यूअस फ्लो में अगर कोई क्वांटिटी है उसको मेजर करना। जैसे रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, कंटिन्यूअस फ्लो में है, हमें बताना कि अमाउंट ऑफ वाटर इससे कितना क्रॉस हो रहा है। तो क्या करेंगे? उसके लिए एक लूप बनाया जाता था। लूप का कुछ ना कुछ एरिया है, रिवर फ्लो की डायरेक्शन में क्या करते हैं? इसको प्लेस करते हैं। तो इस लूप से कितना वाटर क्रॉस कर रहा है उसको हम डिफाइन करते थे वाटर फ्लक्स से, वी डॉट डी ए। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? फ्लक्स, वाटर फ्लक्स, वेलोसिटी कंटिन्यूअस फ्लो में, एरिया हम लोग रख रहे हैं, इसको मेजर कर रहे हैं, तो ये बात आ रही है वाटर फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरीके का है, कंटिन्यूअस फ्लो में होता है। चार्ज रख दिया गया तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, कम है कम है, बट वो कंटिन्यूअस फ्लो में फील्ड लाइंस होती है। ऐसा नहीं फील्ड लाइंस यहाँ से निकली तो बाकी इधर से आ रही है, रखा गया। जैसे ही चार्ज रखेंगे वैसे ही आसपास के सराउंडिंग में जो मीडियम की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। क्यों चेंज होंगी? चूंकि वहां पे चार्ज रखा हुआ। किस वे पर चेंज होंगी? वो चार्ज अपना फील्ड क्रिएट करेगा। फील्ड क्रिएट करेगा तो क्या उसे एफर्ट डालने पड़ेंगे? वैक्यूम है, नहीं डालना पड़ेगा। मीडियम है, बिल्कुल एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा उसकी वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड वो सामने जनरेट कर पाएगा। वैक्यूम है, बिल्कुल अच्छा सा जनरेट हुआ। मीडियम हो गया तो क्या पहले तो मीडियम से लड़ना है, अपनी फील्ड को क्रॉस करा के ले जाना है। अब मीडियम भी अलग अलग तरीके के, कुछ सपोर्ट करेंगे, कुछ हो सकता है ना करे। तो यही बात वो एप्सिलॉन आर से पता चलती है कि एप्सिलॉन आर क्या करता है? रेजिस्ट करता है फील्ड को। ठीक है, चलो यहां पर आते हैं। तो ये हो गया वाटर फ्लक्स। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो क्या हम इसे ई डॉट डी ए लिख सकते हैं? तो ये हमारा आ गया फाई ई। अब देखो क्या है, पहले तो बोल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कंसेप्ट गिवन बाय फील्ड। जो इमेजिनरी है उसको काउंट भी कर रहे हैं। अरे ऐसे होता तो क्या काउंट नहीं करते 1 2 3 4 ऐसे करके? नहीं हो पा रहा है, यानी चार्ज रखा गया, फील्ड की इंटेंसिटी के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं? लूप को प्लेस कर रहे हैं,
और लूप की प्लेसिंग जितनी सही तरीके से होगी उतना अच्छा फ्लक्स निकल के आएगा। जैसे फील्ड लाइंस ऐसे आ रही, लूप को हमने ऐसे रखा, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी? थोड़ा टिल्टेड रख दिया गया, क्या कम हो जाएगा? यानी इसके ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड कर रहा है कि आपने एरिया को कैसे रखा हुआ है। फील्ड का तो अपना डायरेक्शन है, एरिया का भी कुछ डायरेक्शन होता है, तो जिसको हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ ए इंटू एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एरिया विच इज परपेंडिकुलर। जैसे एरिया की डायरेक्शन पूछे, ये है एरिया, इसका डायरेक्शन बताइए, तो हम बोलेंगे इसके सरफेस के परपेंडिकुलर टुवर्ड साइज ऑफ ऑब्जर्वर, इधर हो जाएगा। जैसे इस डस्टर में बात करी जाए, 6 सरफेसेस है, हर एक का बताना है एरिया वेक्टर किधर होगा, तो इस वाले को देखना है तो इसके सामने जाना पड़ेगा, इस सरफेस को परपेंडिकुलर। इस वाले का देखना है तो इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इसका इधर। यानी बात समझ में आ गई? जिस सरफेस को आपको देखना है उसके सामने जाएंगे तो उस सरफेस को परपेंडिकुलर टुवर्ड्स योर आईज जो हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा। अब ये तो हो गई बोलने वाली बात। न्यूमेरिकल में कैसे करेंगे? सपोज हमारा कोई सरफेस है जो एक्स वाई प्लेन पर रखा हुआ है, टाइम बचा कि नहीं बचा इसमें लिखने से? अभी तक क्या कर रहे थे, लिखते हुए बोलते जा रहे थे, चीजें बहुत जल्दी खत्म हो रही है। अब जब डायग्राम बनाएंगे तो केवल डायग्राम को समझेंगे। देखो क्या है ये, हाँ ज्यादा हो रहा है, ये स्लो हो रहा है अब। अब देखो क्या है, सब लोग बैठते हैं तो उस हिसाब से अगर 4 लोगों को भी दिक्कत होती है, और क्या दिक्कत होती है, जैसे सामने वाले ने कोई सामने पेन में है, यही दिक्कत में। अब इन्होंने मेरे से बताया तो मेरे को भी थोड़ा लग ही जाएगा कि भाई हम पढ़ाने आए हैं, ये थोड़ी ना है कि अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कुछ तो समझा के जाया जाए। तो इस वजह से हम, मुझे लगा कि भाई ऐसा किया जाए, तो कुल मिला के ठीक है, अब एडजस्ट हो जाएगा, कैसे भी आके बीच का रास्ता निकल आएगा इसमें भी। तो वीडियो तुम लोग फास्ट फॉरवर्ड करके देखते थे, तो जल्दी जल्दी बोलते गए, उसमें खत्म हो गया। हाँ, स्टार्टिंग में क्या कह रहे हैं? भाई इधर देखो, अब इसकी बात करते हैं, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें जो कि तो 1 साल की बातें तुम लोग शेयर करोगे तो टाइम भी तो लगेगा इसमें। 1 साल की बातें इकट्ठा हुई हैं सारी। तो कुल मिला के ठीक है, कोशिश करते हैं इसको। एक्स वाई प्लेन पर है तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा? क्या इसके परपेंडिकुलर? अब बात यह आएगी कि इधर भी है, माइनस जेड भी है, क्या लिया जाए? तो जब तक नहीं बोला जा रहा है ऑब्जर्वर की पोजीशन को, तो आपको पॉजिटिव मान के चलना है, इसके परपेंडिकुलर टुवर्ड्स योर आईज, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, प्लस के कैप। इसी तरीके से वाई जेड में हो जाएगा तो प्लस आई कैप, जेड एक्स में हो जाएगा तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि एरिया वेक्टर कैसा होगा। अब जैसे कोई स्फेरिकल सरफेस है, इसके एरिया वेक्टर की बात करी जाए तो इसमें छोटे छोटे एरियाज को देखना पड़ेगा आपको। ये डिफरेंशियल एरिया डीए हो गया, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ये डीए हो गया, इसका डायरेक्शन इस तरफ है। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा फील्ड और ई। अल्टीमेटली अपना एम क्या है, ई और ए को इस तरीके से बनाना कि दोनों के बीच का एंगल आइडेंटिफाई हो सके आसानी से। कौन से एंगल्स जो आसान होते हैं, जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 0, 90, 180, इनसे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सिमेट्रिसिटी होल्ड करती रहती है। बाकी के लिए कर सकते हैं लेकिन वो डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे बायोट एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू मी नॉट आई। तो बी डॉट डीएल कर रहे थे तो क्या कर बोलते थे, बी और डीएल के बीच में एंगल 0 हो, 90 हो, 180 हो तो इजी है कैलकुलेशन। तो इसी तरीके से यहां पर भी ई डॉट डी ए, यहां पर भी एंगल क्या होने चाहिए, 0, 90, 180, तो इजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर देखो फ्लक्स जैसे निकालना, तो सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन जो आता है, ई वेक्टर इक्वल टू ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। आपको बताना है इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा। तो एरिया वेक्टर अगर लिखोगे तो क्या, ए स्क्वायर इंटू के कैप, ई डॉट ए।
अब ये तो हो गया जब वेरिएबल हो, अगर ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म फील्ड है और एरिया का भी एक डेफिनेट शेप है, तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है फाई इक्वल टू ई इंटू ए? अरे ई डॉट ए, तो आप देखो जरा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और इसमें तीन वैल्यूज अलग अलग आ जाएंगी, जैसे जीरो के लिए कितना, कॉस जीरो, ई और ए क्या पैरेलल हो गए, तो क्या हो जाएगा ई ए। अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, जीरो फ्लक्स हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 180 हो जाए, माइनस ई इंटू ए का। यानी इसमें कुछ बात आ रही प्लस और माइनस की, किसे बोलेंगे इनकमिंग फ्लक्स, किसे बोलेंगे आउटगोइंग फ्लक्स। तो अगर हमारे पास डायग्राम बन के आता है तो हमारे लिए इजी रहता है कहना कि कौन सा इनकमिंग है कौन सा आउटगोइंग है। जैसे ये बना हुआ है, फील्ड लाइंस यहां से एंटर कर रही हैं तो हम बोलेंगे इनकमिंग फ्लक्स है, एग्जिट कर रही हैं बोलेंगे आउटगोइंग फ्लक्स। साइन कन्वेंशन के बेसिस पर कैसे बताया जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जैसे ये क्यूब है, इसको क्यूबॉइड एज्यूम करके यहां से देखो फील्ड लाइंस ऐसे जा रही, तो इस सरफेस से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा, एरिया वेक्टर इधर है, फील्ड लाइंस इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180 का, क्या नेगेटिव आ रहा है, ये इनकमिंग फ्लक्स है और ये कैसा है नेगेटिव है, यहां पर आ गया। एरिया वेक्टर इधर है, ई भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल जीरो है, क्या ये आउटगोइंग फ्लक्स है। तो कन्वेंशनली इनकमिंग फ्लक्स को हम लोग नेगेटिव लेते हैं और आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं। तो ये हो गया न्यूमेरिकल पर्पज से, और अगर डायग्राम है तो उससे दिख ही जाता है। बाकी इनका अपना अपना सिग्निफिकेंस है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या बताना चाह रहा है, ये बता रहा है कि हम इनकमिंग है और ये बोल रहा है आउटगोइंग फ्लक्स है। बाकी सरफेसेस के लिए देखो, एरिया वेक्टर इधर आ गया, फील्ड लाइंस ऐसे हैं, क्या 90 का एंगल बन रहा है, जीरो जीरो, क्या बाकी से जीरो आ जाएगा। तो इनकमिंग आउटगोइंग इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसका कितना आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, क्या a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 वेक्टर में देखा था डॉट प्रोडक्ट, तो ई जेड इंटू ए स्क्वायर। अब अलग अलग सरफेसेस हैं, किस प्लेन पर रखे हुए हैं, एरिया अगर टिल्टेड है तो क्या करेंगे उसके कंपोनेंट ले लेंगे, तो ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा यहाँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप कुछ ऐसा होगा, तो a1 b1 प्लस a2 b2 करके। इतना डिफिकल्ट नहीं आना है, कुल मिला के कहीं ना कहीं किसी प्लेन पे रखा होगा, उसको आपको डॉट प्रोडक्ट फील्ड के साथ लेना है। जैसे एक कोई हमारे पास सरफेस है जिसका प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, आर का रेडियस है और ई का फील्ड है, फ्लक्स बताना है इससे कितना हो जाएगा। बोलो भाई। तो एरिया वेक्टर इस सरफेस को परपेंडिकुलर 90, एरिया वेक्टर आपका ये हो गया, फील्ड ये हो गया, तो एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ई ए कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन। तो लैंग्वेज पढ़नी की, प्लेन मेक्स थीटा एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो बोलेगा ना। तो ये डायग्राम बना होता तो बहुत सारी चीजें समझ में आती, क्वेश्चन में लैंग्वेज है, लैंग्वेज को खुद से समझना और उसके बाद बात करना। अब ये थीटा जैसे दिखता है तो ये कॉस थीटा दिमाग में आता है, देखेंगे भाई प्लेन ये इतना बना रहा है, तो एरिया वेक्टर कितना बनाएगा 90 माइनस थीटा, तो उसके हिसाब से ये कर लेंगे। तो ये हो गया सिंपल तरीके का कि अगर डॉट प्रोडक्ट से कैसे क्वेश्चन आएंगे, प्लेन रखा होगा तो कैसे फ्लक्स के क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है गॉस थ्योरम, जिससे हम फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे। गॉस लॉ, गॉस मैथमेटिशियन थे तो इन्होंने पूरा मैथमेटिक्स का यूज करके फील्ड को कैलकुलेट किया, फ्लक्स को कैलकुलेट किया, और जिसमें बहुत एफर्ट ना लगे। तो अभी तक हम लोग जो फ्लक्स की बात कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, ई और ए के बीच का एंगल पता होना चाहिए और ये कहाँ पर रखा हुआ है क्या है। अब इनको देखिए ये क्या बता रहे हैं, इनका स्टेटमेंट था कि एक किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है वो क्या होता है 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। अब वो सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, उससे गुजर पूरा जो फ्लक्स जा रहा है, तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फाई टोटल इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स
क्यू इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इसी को अगर और थोड़ा लिखना हो ऐसे तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू 1/ε0 क्यू इन। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले फ्लक्स की, और फिर बाद में आएगा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ जिसमें हम फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले गॉस लॉ को ही समझते हैं कि गॉस लॉ क्या है। तो स्टेटमेंट तो ये हो गया, बोल रहे हैं कि क्लोज सरफेस होना चाहिए, उस क्लोज सरफेस को इन्होंने नाम दिया गॉसियन सरफेस। किस तरीके का होगा, तो इन्होंने बोला किसी भी शेप का हो सकता है, आर्बिट्रेरी भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, क्यूबिकल भी हो सकता है, और सिलेंड्रिकल भी हो सकता है गॉसियन सरफेस। इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि क्या है, केवल इन बातों पर डिपेंड करेगा कि चार्जेस कौन से रखे हुए हैं, Q1 प्लस माइनस Q3। आपसे बोला जा रहा है कि इस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स बताइए कितना हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू 1/ε0 Q1 माइनस Q2। अब जरा देखो फ्लक्स जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इनसाइड चार्जेस की वजह से आ रहा है, आउटसाइड चार्ज की वजह से फ्लक्स नहीं आ रहा है। लेकिन जो फील्ड आता है वो किसकी वजह से आता है, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड दोनों। ये स्टेटमेंट है, आपको ध्यान भी रखना है। नहीं ध्यान हो रहा है तो ऐसे भी समझ लो कि अगर यहां पर हमें फील्ड पता करना है तो क्या फील्ड में सुपरपोजिशन लगेगा, इसका भी फील्ड, इसका भी फील्ड, इसका भी फील्ड, ऐसा थोड़ी ना हम बोलेंगे गॉस थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक वॉल खड़ी हो गई तो इनका फील्ड यहाँ पास ना करे, नहीं। फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस बट फ्लक्स ड्यू टू इनसाइड चार्जेस ओनली, यहाँ पर ये आता है। तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ ऐसा। अब इसी में अगर यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्यू चार्ज है, आपसे बोला जाए हर एक से बताइए फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो क्या Q/ε0, 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 यानी जो फ्लक्स आ रहा है वो गॉसियन सरफेस के शेप से क्या है, इंडिपेंडेंट है। कैसा भी हो सकता है, क्लोज होना चाहिए, उसके बेसिस पर फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब जरा देखो नेक्स्ट, इससे तो फ्लक्स आ रहा था Q/ε0, अगर इसको डिस्प्लेस कर दिया जाए, पहले यहां रखा हुआ था, इस जगह रख देंगे, अब फ्लक्स कितना हो जाएगा। क्या ये डिपेंडेंसी है क्या कि चार्ज यहीं पर रखा होगा तभी ये बात आएगी, यानी पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कुछ भी हो सकता है, फ्लक्स। अब देखो कितना इजी पार्ट हो गया। वैसे बात करें तो फील्ड में चेंजेस आएंगे, इधर फील्ड थोड़ा ज्यादा डेंस हो जाएगा, यहाँ से दूर होगा, दुनिया भर की बातें, लेकिन इस लॉ के हिसाब से बात करी जाए तो ये पोजीशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि चार्ज कहाँ पर रखा है, केवल गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो शेप पर नहीं डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पर नहीं डिपेंड कर रहा है, इनसाइड चार्जेस की वजह से फ्लक्स निकल रहा है, फील्ड जो आ रहा है वो सभी चार्जेस की वजह से आ रहा है। अब इस पर बेस्ड और कुछ बातें करते हैं। अब क्वेश्चंस ही हैं इसके, जैसे आपसे बोला जाए कि एक वायर है जिस पे लैम्डा की लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इस वायर को एक क्यूब के अंदर कुछ इस तरीके से रखना है कि फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो, मिनिमम हो। कभी ऐसा पूछ ले मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स का रेशियो बताइए क्या हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं किस तरीके से इस वायर को ऐसे रखा जा सकता है। तो हम बोलेंगे भाई इस वायर को इस फेस पे यहां से ऐसे पास करा दो, जित फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, फाई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी हमारा एम होना चाहिए कि इस तरीके से रखें कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज इस क्यूब के अंदर आ जाए। ज्यादा से ज्यादा चार्ज आने का मतलब ज्यादा से ज्यादा लेंथ आ जाए, लेंथ आने का मतलब एक हो गया एज, दूसरा हो गया फेस डायगोनल, तीसरा हो गया बॉडी डायगोनल। और इनकी लेंथ के बारे में हमें पता ही है कि अगर ये एल है तो फेस वाला कितना हो जाएगा L√2, वो कितना हो जाएगा L√3, ज्यादा लेंथ कौन सी हो गई L√3, यानी मैक्सिमम फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L√3 अपॉन L√2। मिडिल वाला सबसे कम क्या हो जाएगा, अरे एल एच के अलॉन्ग रख दिया जाए, एच क्या सरफेसेस के बीच में रख दिया जाए तो एल लेंथ इनके बीच में आ जाए, ठीक है। अब इसी में एल लेंथ का रॉड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की, इसको इससे पास कराया जा रहा है। फ्लक्स में आपको जैसे ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, जब भी ग्राफ आते हैं यहाँ हो या ईएमआई में हो
हो दोनों जगह पर कोशिश ये करनी कि थ्योरी लगा के ही आंसर अपने को चाहिए वहां पे। ये नहीं ग्राफ प्लॉटिंग आनी, उसको समझना है और उससे थ्योरी से। जैसे यहाँ पर देखो, एल लेंथ का वायर है या रॉड है, जब इसको वी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे पास कराया जा रहा है, तो फ्लक्स किस वे पर चेंज करेगा इस पर अपने को देखना है। और ग्राफ बने हो तो हम कैसे चेक करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा इसके थ्रू आएगा। तो देखो जरा, जब ये रॉड इसके इनसाइड जा रही होगी तो क्या चार्ज इनक्लोज की वैल्यू बढ़ेगी, तो फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। एक बार क्या हो जाएगा, ये हो गया क्यूब की एज, ये वाला और ये वाला। तो एक बार ये कंप्लीटली इन हो गया तो क्या यहां से लेके इस सरफेस तक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब एक बार जब ये बाहर निकलना स्टार्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू कम होगी, बिकॉज लेंथ क्या हो जाएगी, कम होती। यानी फ्लक्स पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब ये बिहेवियर आपको जिस ग्राफ में मिल जाएगा उसको आप लोग को टिक कर देना है इसमें जाके। हाँ एग्जैक्टली हमें पता हो कि लेंथ 10 मीटर है, रॉड की लेंथ है 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर, इसको 10 मीटर पर सेकंड से ले जाया जा रहा है, या 2 मीटर पर सेकंड से ले जा रहा है। क्या अलग अलग टाइम इंस्टेंस पे हम ये नहीं बता सकते कि इस टाइम पर ये रॉड यहाँ पर होगी, इस टाइम पर रॉड यहाँ। तो वो डिटेल कैलकुलेशन हो गई। अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि हाँ कैसे इसको जज किया जाए कि फ्लक्स में क्या वेरिएशंस आ रहे हैं। कर सकते हैं ना भाई इस तरीके से। नेक्स्ट है कि अगर कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं कि जैसे एक हेमिस्फीयर है और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, आपसे बोला जाए कि भाई बताइए फ्लक्स कितना हो जाएगा इससे एसोसिएटेड। तो सबसे पहला गॉस थ्योरम तभी लगा सकते हैं जब ये क्या हो, कंप्लीटली क्लोज हो। क्लोज है नहीं है, तो सिमेट्री मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके के ऑब्जेक्ट में रखा हुआ है क्या वैसा ही एक ऑब्जेक्ट ऊपर रखेंगे। क्या ये कंप्लीटली इन हो गया, दोनों से एसोसिएटेड जो फ्लक्स आएगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाफ से कितना हो जाएगा। क्या यही बात हम बोल सकते हैं कि अगर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है यहाँ रखा हो तो यही वैलिड है, अगर क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है और यहाँ पर रखा हो तो भी यही वैलिड है, अरे है ना। तो हर जगह पर क्या करना है, दूसरा चार्ज रखना है, दूसरा सरफेस रखना है, कंप्लीटली इन करना है, उसके बेसिस पर ये बात निकालनी। जैसे आपसे बोला जाए कि एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर पर क्यू चार्ज रखा हुआ है और आपको इससे एसोसिएटेड फ्लक्स बताना है, तो पूरे क्यूब से आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 6 सरफेसेस से फॉर्म हो रहा है, इतना वन सरफेस से कितना हो जाएगा, 1/6 टाइम्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसी चार्ज को एज के सेंटर पर रख दिया जाए और पूछा जाए आपसे कि इससे एसोसिएटेड फ्लक्स बताइए कितना होगा, तो क्या एज के सेंटर पे रखने का मतलब यहां पर चार्ज है ऐसे, या यहां पर चार्ज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3, ओवरऑल 4 हो गए। 4 होंगे तो सिमेट्री से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना आ जाएगा, 1/4। अरे आ जाएगा ना। अब अगर इसी चार्ज को यहां से शिफ्ट करके यहां पर ले आए, अब कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये कॉर्नर पर प्लेस्ड है, इसको कंप्लीटली इन करने के लिए 1 2 3 और 4 इसके ऊपर, तो टोटल हो गया 8। एक से कितना आ गया, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। इसी में बहुत सारे चार्जेस रख दिए गए, मतलब हर एक वर्टेक्स पर एक चार्ज है क्यू का, फ्लक्स बताना है। तो क्या वही बात है, एक ही बात को यहां से इसको सॉल्व करेंगे, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, इसका क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट सॉल्व करेंगे तो 1/8 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2 Q3 Q4 Q8 करेंगे तो आ जाएगा। इसमें सिमेट्री है तो डायरेक्टली बोल सकते हैं क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन। अगर आपसे बोला जाए कि यहां पर चार्ज है, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स बताना है, जीरो, जीरो आ गया, हाँ जी। हाँ, 0/0 कैसे हो गया है, क्या बोल रहे हो, जीरो ही होगा। चलो देखो भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक होता है टेंजेंशियल, अगर फील्ड होता है किसी सरफेस को तो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना आता है, 0। जरा देखो, ये कोई सरफेस है, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, एरिया वेक्टर इधर हो गया 90 का एंगल, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फील्ड या ग्रेज करता हुआ फील्ड। तो अब इसी बात को हम लोग यहाँ पे समझते हैं
कि जैसे जहां पर कैमरा लगा हुआ है वहां चार्ज है और क्यूब के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, एक सरफेस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, और बाकी के तीन तो हैं ही इधर, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से आप देखो, क्या इस सरफेस को ये फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, इस सरफेस को फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी और ऊपर वाले में भी ऐसे जाएंगी। बाकी तीन में तो सिमेट्री है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कॉर्नर जिन सरफेसेस से मिलके बना हुआ है, क्या इन तीनों सरफेसेस पर फील्ड लाइंस टेंजेंशियल है? तो क्या तीनों से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना आ जाएगा? जीरो। बाकी बचे हुए तीन है, पूरा फ्लक्स कितना आ रहा था? क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ये 6 सरफेसेस का था, 6 में 3 का तो हो गया जीरो, बचे हुए 3 में क्या हो जाएगा? इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा। क्या इस सरफेस से अगर फ्लक्स पूछा जा रहा है तो 1/24 टाइम्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा? अरे हो जाएगा ना। तो ऐसे इसको, अब ये क्वेश्चंस क्या है, इनमें केवल अपने को बताया गया, और मेरे हिसाब से जब सॉल्व भी करोगे ना तो ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। दूसरा सेगमेंट आता है जिसमें कैलकुलेशन करनी होती है, वो एक अलग पार्ट है, वो एप्लीकेशंस में आएगा। कुल मिला के अभी फिलहाल इतना है। देखो, जैसे अगर कोई एक सरफेस ऐसा रखा हुआ है, इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर क्यू चार्ज है, फ्लक्स बताना है। तो क्या ये ओपनली रखा हुआ है, इसके पास में 5 और ऐसे सरफेस रखेंगे तो कंप्लीटली इन होगा, ओवरऑल फ्लैग क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन। अरे होगा ना। अब कभी थोड़ा डराने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बाकी और तो इसमें ज्यादा नहीं है कुछ। ये साइड लेंथ है ए की, फ्लक्स बताना है इस सरफेस से कितना हो जाएगा। तो दो चार्जेस हैं, दोनों अलग अलग करे हुए हैं, हम एक एक को डील कर लेते हैं। जैसे ये इस वाले की बात कर रहे हैं, a/2 डिस्टेंस पर है, तो इससे कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक बात। इस वाले से कितना आ जाएगा? क्या पूरा कवर अप करेंगे? वही केस हो गया ना, आधा, तो उसका आधा अधूरा क्वेश्चन हो गया इसका। जो वहां देख रहे थे उसको यहाँ पर फ्रेमिंग करी गई। तो ये है कि छोटा छोटा पार्ट जो पढ़ रहे हैं उनको मिक्स करके कैसे पूछा जा सकता है, वो आपको देखना है, ठीक है। अब फ्लक्स निकालते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के थ्रू, और कुछ क्लोज सरफेस की बात कर लेते हैं जिसमें प्रोजेक्शन की बात करी जाती। जैसे कर्व सरफेस से फ्लक्स बताना है, फील्ड लाइंस इस तरीके से आ रही। यूनिफॉर्म फील्ड में एक क्लोज लूप क्लोज सरफेस रखा हुआ है, इसका ये पार्ट कर्व्ड हो गया और ये सर्कुलर। आपको क्या टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा? अरे जितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं उतनी फील्ड जा रही हैं, तो हम ये बोल सकते हैं इससे जो फ्लक्स है φ1, इससे है φ2, तो लिख सकते हैं φ1 प्लस φ2 इक्वल टू जीरो। φ1 क्या हो गया? कर्व सरफेस से, और ये इससे आ गया, टोटल जीरो है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि भाई कितना ये वाला फ्लक्स होगा कितना, तो कोई एक मालूम चल जाए, तो इसके लिए हम लोग प्रोजेक्शन मेथड को फॉलो करते हैं। जैसे फील्ड लाइंस आ रही ना, तो वहां से अगर ऐसा सोचो कि टॉर्च इस पे लगाई जा रही, तो क्या जो इसका इमेज बनेगा स्क्रीन के ऊपर वो सर्कुलर होगा। तो इसका जो फ्लक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? E/πr²। अरे होगा। तो कर्व सरफेस का कितना आ गया? -E/πr² करके। इसका कितना आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ओवरऑल कितना हो गया? जीरो। कभी भी कोई क्लोज सरफेस अगर यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उससे नेट फ्लक्स कितना हो जाता है? जीरो। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड का होना उसमें जरूरी है। जैसे सपोज हमारे पास कोन है और फील्ड लाइंस इस तरीके से आ रही, टोटल फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। अरे होगा ना। लेकिन कुछ इनकमिंग होगा, कुछ आउटगोइंग होगा, होगा कितना अमाउंट? जीरो हो गया। मैक्सिमम अमाउंट कुछ ना कुछ होगा, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए क्या बात कर सकते हैं, अगर इसका एरिया प्रोजेक्शन लोगे तो क्या एक ट्रायंगल बन के आ जाएगा। तो ये लेंथ हो गई 2r की, और ये हो गई इसकी हाइट। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ 2r इंटू एच इंटू ई प्लस माइनस
इनकमिंग और आउटगोइंग की बात कर सकते हैं, इनकमिंग नेगेटिव में, आउटगोइंग पॉजिटिव में, टोटल फ्लक्स आ गया। अरे ठीक है, चलो अगर इसी में फील्ड लाइंस ऐसे ना आ रही हो, कुछ इस तरीके से फील्ड लाइंस जा रही, अब आपको बताना है कौन से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा। तो क्या यहां से लाइट जा रही, तो इसका जो प्रोजेक्शन हम देखेंगे वो सर्कुलर बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी इसका पाई आर स्क्वायर हो गया माइनस का, कौन का क्या हो गया, प्लस का, प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू ई। अरे आ जाएगा ना। तो ये एक थीम हो गई क्वेश्चंस की, इसको कैसे देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो और क्लोज सरफेस को रखा जाए, उससे फ्लक्स कितना निकल के आता है। इसको हटा देते हैं, ऐसा मान के चलते हैं ए लेंथ है, नहीं फिर सब कोऑर्डिनेट वगैरह लिखने पड़ेंगे सारे। और फील्ड है यहाँ पे E इक्वल टू ई नॉट एक्स स्क्वायर। आपको बताना है फ्लक्स कितना होगा इस सरफेस से एसोसिएटेड और इससे एसोसिएटेड। तो इस वाले की बात करें तो ये तो ओरिजिन में ये हो गया ना, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस क्यूब यहीं पे रखा हुआ है ऐसे, जिसमें एक साइड इसकी जो है वो ओरिजिन से यहाँ पे ऐसे। तो क्या x इक्वल टू जीरो रखोगे तो इस सरफेस से जो फील्ड है वो कैसा है, जीरो। अब ये थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो अब नॉन यूनिफॉर्म में मैथ्स से हम लोग बात कर रहे हैं, कंसेप्चुअल बात नहीं हो रही है। मैथ्स ने बोला कि अच्छा ये इक्वेशन है, तो इसी के हिसाब से हमें देखना है कि कहाँ कहाँ फील्ड होगा, जहां जहां फील्ड होगा वहीं हम फ्लक्स की बात करेंगे। तो पहले इस जगह पर देखो, तो फील्ड कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो क्या इस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। यहां पर बात करते हैं, तो क्या इस जगह पर x इक्वल टू ए रखेंगे तो ई नॉट ए स्क्वायर आ जाएगा, और इस सरफेस का सरफेस एरिया ए स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ई नॉट ए की पावर 4, ये आ जाएगा इससे सोचो। ये कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि ई इक्वल टू ई नॉट कभी 1+1/x हो जाए या y के टर्म में दे रखा हो। तो अपने को क्या करना है, केवल और केवल ये देखना है कि भाई फील्ड है किधर, इस सरफेस पर। क्या इस पूरे सरफेस पर बात करी जाए तो हर एक जगह पर जो फील्ड की वैल्यू है वो ई नॉट इंटू ए स्क्वायर है। एक जैसा फील्ड हो गया, फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो, और उससे हमने फ्लक्स की कैलकुलेशन कर ली। तो कभी एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं रखा हो, थोड़ा शिफ्टेड रखा हो, एक एच के कोऑर्डिनेट है A00, दूसरे के 2A00, तो क्या करना पड़ेगा वहां पर, इससे भी फ्लक्स आएगा। जैसे देखो क्या बोल रहे हैं, अब आएगा ना फ्लक्स कुछ ना कुछ, अगर वही फील्ड दे दिया जाए, तो यहाँ पर भी फील्ड इंटू एरिया, यहाँ पर भी फील्ड इंटू एरिया, ये कैसा हो जाएगा इनकमिंग, ये कैसा हो जाएगा आउटगोइंग, नेट फ्लक्स क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। करना क्या है, सिर्फ आपको x इक्वल टू ए रखना है, तो E इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा E1 E2 ई नॉट 2a, यानी 4, फील्ड अलग आ गया, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फ्लक्स की कैलकुलेशन मिल जाएगी। तो ये है फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ हमें ई और ए पता हो, गॉस थ्योरम की हेल्प से किस तरीके से किया जाता है डिफरेंट अरेंजमेंट्स के लिए। अब आता है फील्ड का कैलकुलेशन। तो फ्लक्स हमने थोड़ा हल्के में पढ़ लिया कि बिना पेन चलाए हुए समझा और आंसर उसके निकाले, उतना ही थोड़ा वर्क हमें फील्ड की कैलकुलेशन में करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो इसमें हम देखेंगे कि हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, वायर, सीट,
इनके थ्रू फील्ड कितना जनरेट होता है, उसको हम लोग प्रूफ भी कर लेंगे, तो याद भी रहेगा, फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा और थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में सबसे पहला देखते हैं कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, अगर इसको चार्ज देंगे तो चार्ज कहां पर आएगा, सरफेस पर आएगा। तो आपसे बोला जाए कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है या थिन स्फेरिकल सेल है या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, क्या ये सभी एक जैसे हो गए, नाम अलग अलग होंगे, वर्ड्स जुड़े, क्यों एक जैसे हो गए, क्योंकि चार्ज देते तो चार्ज कहां पर आता है, सरफेस पर आ जाता है। तो बिहेवियर वाइज वैसा हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, केवल मैथ्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पढ़ना है भाई क्या दे रखा है, कंडक्टिंग है, नहीं बोल रहा है तो क्या मानेंगे उसको, नॉन कंडक्टिंग। जैसे बोल दिया जाए कि सिंपल सा एक स्फीयर है तो उसे हम क्या मानेंगे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है इन क्वेश्चंस में कॉन्ट्रडिक्शन आते ही आते हैं, नहीं बोल रहा है मान के दे रहे हैं, अल्टरनेटिव टिक लगा के दूसरा रखा हुआ है नॉन कंडक्टिंग, फिर भी चलो हम इसको देखते हैं। तो क्या हो गया, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, थिन स्फेरिकल सेल, सबके प्रूफ ऐसे होंगे। हमें क्या पता लगाना है कि E लेस देन R में स्मॉल r लेस देन आर, स्मॉल आर इक्वल टू आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर में इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो सबसे पहला लेस देन आर, लेस देन आर में गॉस ने बताया कि भाई सबसे पहला जहां पर आपको फील्ड पता करना हो उससे होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाना है। अब गॉसियन सरफेस कैसे बनाते हैं, जैसे वेव फ्रंट होते हैं ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस हुए, वेव फ्रंट हुए, गॉसियन सरफेस, पॉइंट चार्ज है तो कैसा बन जाएगा, स्फेरिकल, स्फेरिकल है तो स्फेरिकल ही रहेगा, लाइन चार्ज है तो क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल। क्या वेव फ्रंट भी ऐसी कुछ बात करते थे, तो ये सिमेट्री है, ये मैथ्स की सिमेट्री है, फिजिक्स में इसका थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल कुछ नहीं लेना देना है, मैथ्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमें पता लगाना है कि फील्ड इनसाइड पॉइंट पर कितना होगा। तो स्मॉल आर रेडियस का हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया। अब गॉसियन सरफेस से इनक्लोज चार्ज देखो, अगर जो भी चार्ज देते हैं कहां पर आ जाता है, सरफेस पर, इन साइड तो चार्ज ही नहीं, यानी चार्ज एनक्लोज की वैल्यू जीरो है। और गॉस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो क्या ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या इंप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द, क्या हो जाएगा, जीरो। आपसे बोला जाए सरफेस पर बताइए फील्ड कितना हो जाएगा, तो सरफेस से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना दो स्फेरिकल। क्या अब की बार इसको जस्ट कवर्ड कर रहा है, यानी टोटल जो इनक्लोज चार्ज होगा क्यू इनका वो कैपिटल क्यू के बराबर हो जाएगा। अब अगर यहाँ फ्लक्स देखें तो फ्लक्स में हमें दोनों कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ध्यान से इसको समझना क्योंकि यही बार बार रिपीट होगा। पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस कैसी होंगी, अवे फ्रॉम दैट, अरे होंगी ना। अब हमें ई डॉट डी ए देखना, तो हमने छोटा सा एक डिफरेंशियल एरिया ले लिया, क्या डी ए भी इस तरफ है, ई भी इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल जीरो। पूरे सरफेस पर देखो तो ई और डी ए के बीच का एंगल कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो हम लोग इंटीग्रेशन में क्या यूज करेंगे, इंटीग्रल ई डी ए कॉस जीरो क्यू इन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई का जो मैग्नीट्यूड है वो ओवर द सरफेस क्या है, सेम है, तो ई को हमने बाहर ले लिया, डीए 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 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या इसका एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, अरे बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे आ गया ना, ये तो पॉइंट चार्ज का फील्ड आ गया। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर बात करी जाए तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे जस्ट आउटसाइड द सरफेस एक पॉइंट है और सारा का सारा चार्ज कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, सेंटर पर, और ये आर डिस्टेंस पर क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड आता है कितना जाएगा, के क्यू बाई आर। तो जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स ऑल द चार्ज इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर और के क्यू बाई आर स्क्वायर करके।
अब अगर आउटसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं कि भाई स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो ये आ गया स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस। क्या इसके लिए भी वही बात आएगी कि डीए का जो एरिया वेक्टर है और जो फील्ड लाइंस है, पूरे सरफेस में ई और डीए के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 0। अरे बन रहा है ना। चार्ज इनक्लोज कितना है? वो तो क्यू के ही बराबर है। यानी आउटसाइड के लिए जो थर्ड पॉइंट है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, वो कितना लिख देंगे? ई डी ए कॉस 0 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी ए ऐड करेंगे, पूरे सरफेस का एरिया। किस सरफेस का एरिया? गॉसियन सरफेस का एरिया। तो कितना आ जाएगा? 4 पाई स्मॉलर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर ग्राफ बनाना हो ई वर्सेस आर का इसी में तीनों के लिए, ई वर्सेस आर, क्या यहां से लेके सरफेस तक जो फील्ड है क्या है? 0। उसके बाद सरफेस पर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, और उसके बाद डिक्रीज करता हुआ दिख जाएगा। तो इससे भी समझ सकते हैं कि भाई क्या बनेगा फील्ड का। बात समझ में आई कि गॉस लॉ की हेल्प से हमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे फील्ड फाइंड आउट करा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आते। नॉन कंडक्टिंग पर क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये नहीं यहीं से सॉल्व लिस्ट करेंगे, नहीं आता नहीं पढ़ेंगे। अभी पूरा पढ़ेंगे, बाद में 1 महीने पहले जो याद रहेगा वो पढ़ेंगे। नहीं होता है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पे अब फील्ड पता कर रहे हैं, इनसाइड, सरफेस पर और आउटसाइड। अच्छा एक चीज देखो इसमें, सरफेस और आउटसाइड के लिए तो एक ही कहानी है। अब आगे कभी आएगा तो ये थोड़ी ना ये पूरा प्रूव करते हुए जाएंगे। ये देख रहे हैं कि सरफेस के लिए भी सारा का सारा चार्ज सेंटर पे, आउटसाइड पॉइंट के लिए भी सारा का सारा चार्ज सेंटर पर। तो इसके लिए तो के क्यू बाई आर स्क्वायर का ही फॉर्मूला लग रहा है। केवल चेंज क्या हो रहा है? इनसाइड। तो इनसाइड पर अपने को इनसाइड के जो रिजल्ट हैं वो ध्यान से देखने, बाकी तो ऐसे ही आ जाते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। तो देखो नॉन कंडक्टिंग के लिए फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। नॉन कंडक्टिंग है और इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है। आर रेडियस का है, क्यू का चार्ज है। कभी क्यू के बारे में बोल दिया जाए या फिर रो के टर्म में बोल दिया जाए, तो अब हम लोग दोनों हिसाब से आंसर्स क्यू के हिसाब से रखेंगे ही रखेंगे और रो के हिसाब से भी चेंज करेंगे। यूनिफॉर्मली चार्ज है तो क्या हम यहाँ पर रो को लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो जहां जहां चेंज आएगा उसको हम लोग रो में कन्वर्ट कर लेंगे। ओवरऑल पता करते हैं कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये इनसाइड पॉइंट्स आ गए और ये आ गया चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। कितना चार्ज इनक्लोज होगा? क्यू इन इक्वल टू क्या? रो इनटू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, या यूनिटरी मेथड कर सकते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब से क्यू चार्ज है, यूनिट वॉल्यूम से क्यू अपॉन दिस, इस वॉल्यूम से देखो 4/3 पाई आर क्यूब से कितना चार्ज आ रहा है क्यू का, यूनिट से क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। किस वॉल्यूम से देखना है? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो क्या यही क्यू इन आ गया? और क्यू इन की वैल्यू हो जाएगी Q/R³ अपॉन कैपिटल आर। इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जो भी समझ में आए, जिससे सही लगे उसे करो। अब पता करना है फील्ड। तो फील्ड के लिए हमने राइट हैंड साइड की तो पूरी तैयारी कर ली। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, क्या यहां पर फिर से डीए वेक्टर इधर, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड भी इधर। क्या पूरे सरफेस में यही हाल होगा? ये रखा हुआ है बॉल, डीए और ई, पूरे सरफेस में ई और डीए के बीच का एंगल 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे ई डीए कॉस 0 इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्यू इन Q/R³ अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा यहां से? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू
आर बाई आर क्यूब। तो अगर इसकी कैलकुलेशन में देखो तो इंटीग्रेशन भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, केवल आपको क्यू इन निकालना है पुराने मेथड से, बाकी में वही ई और डी ए के बीच का एंगल 0 बनेगा, डी ए किसका हो जाएगा, सरफेस एरिया इसका। तो यहां पर आ गया क्या, ये फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अंदर सेंटर से लेके सरफेस तक जैसे ही आ रहे हैं तो फील्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन के नेचर में। रो के टर्म में अगर आंसर रखना हो तो क्या कर दे, अरे क्यू एलिमिनेट कर दो, वहां से कितना आ जाएगा, किसी को याद है कोई इसका फॉर्मूला, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट करके आता है। इसको केवल वहां पे रो के टर्म में रखना है और ये आ जाएगा, ठीक है, याद हो जाए अच्छा है, नहीं हो तो नहीं है। इसका वैसे ये होता है सिलेंड्रिकल का रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रहता है, क्या रहता है, शुरुआत से टेंडेंसी अगर याद रखने की रखते हैं तो दिमाग अजीब तरह का हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक है, जब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि हम कितना समझ सकें, जब समझना बंद हो जाता है तभी याद करने पे आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही याद 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 करते हुए फिर दिमाग से पूछते हैं कि भाई तुमने क्या पढ़ा साल भर, वो बताता नहीं है, वो सही टाइम पे नहीं बताता है, बस ऐसे बताता रहता है। तो ये आ जाएगा इतना। अब अगर आपसे पूछा जाए सरफेस के लिए, तो इसको सॉल्व नहीं करें, सरफेस से होता हुआ गॉसियन सरफेस, सरफेस से होता हुआ गॉसियन सरफेस है, ड्रॉ किया, क्या चार्ज इनक्लोज पूरा का पूरा क्यू का है, सरफेस के लिए पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, पुराना तरीका। आउटसाइड पॉइंट के लिए फिर से वही चीज, यानी हम ये बोलेंगे सेंटर से सरफेस तक तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, सरफेस पर फील्ड की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, और बाहर निकल के जा रहे हैं तो फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो इसी में स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम, और फिर इस तरीके से एक इसका आ जाएगा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का, कंडक्टिंग में इस वाले पार्ट का 0 हो गया, आउटसाइड सिमिलर बिहेवियर है और सिमिलर इस तरीके से दिख रहा है। तो ये आ गया इसका फील्ड। इस जगह पर फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, प्लस रो से चार्ज है, तो एक ये जो फॉर्मूला इनसाइड के लिए निकल के आ रहा था, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, अरे था ना, तो आप अगर इसको वेक्टर के हिसाब से रखेंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, आर कैप, यहाँ पर ये, तो ये जो आर है ना, इसी के अलोंग लगेगा, या अवे फ्रॉम दैट या टूवर्ड्स दैट, डिपेंड करता है कि चार्ज डेंसिटी किस तरीके की। तो अगर इस पॉइंट पर आपसे फील्ड ही पूछा जा रहा है तो प्लस है तो अवे फ्रॉम दैट फील्ड बना देंगे, माइनस है तो क्या कर देंगे, इस तरफ बना देंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम किया जाए, जिसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपको रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट में वो आर देखना है, आर किस तरीके से जा रहा है, और वहां पर फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ कर देना है। तो ये हो गया कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। अब बात कर रहे हैं वायर से एसोसिएटेड फील्ड क्या होगा, फिर सीट जो भी आएगा। तो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, लैम्डा की लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और यहां पर हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो लेंथ इन्वॉल्व है, हमें जो गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा वो कैसा है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो स्मॉल आर रेडियस का एक हमने गॉसियन सरफेस बना दिया यहाँ पे, एल लेंथ लेते हुए। सब खुश हैं, अब इतने दिन बाद क्लासेस शुरू हुई तो खुशी की बात ही रहती है। 11th वाले हैं, तो अब ये तो और छोटे होगा, तुम लोग याद करो पिछले साल कैसे थे, मतलब हो जाएगा, अभी 1 मिनट है, 1 मिनट में पूरा हो जाएगा।
पॉजिटिवली चार्ज है, यानी इससे जो फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड होगा हर एक डायरेक्शन पे, अरे होगा ना। अब हमने क्या किया, एक सिलेंडर यहाँ पे रख दिया, तो फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, इस तरीके से आउटसाइड जा रहा है। तो एक तो हमारे पास ये सरफेस हो गया वन, ये वाला हो गया सेकेंड, और थर्ड हो गया ये। तो जरा देखो 1 और 2 से जो फ्लक्स आएगा क्या वो जीरो आएगा? भाई ये सरफेस है, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही, एरिया वेक्टर किस तरीके से हो जाएगा, इस वन वाले सरफेस का एरिया डीए इधर, फील्ड इधर, यानी इससे एसोसिएटेड फ्लक्स जीरो। यहां पर देखो तो डीए इधर, इधर, फ्लक्स जीरो। यानी फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस ही केवल निकल के आना है। चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे भाई क्यू इन इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। अब फ्लक्स लिखना हो तो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर टोटल फ्लक्स आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। वन सरफेस का जीरो, टू का जीरो, थ्री का कितना हो जाएगा, ई इंटू कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़े और बढ़ा लेना, अभी कल करेंगे।